Assalamu alaikum students, I am Miss Saima Parvez Ahmed here and today I am going to explain you about cell. You have already studied in a previous classes about the cell, but today we will discuss in a detail about it. So we will continue it. सेल की जब हम बात करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर को पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि विच ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स एंड व्हाट्स देयर फंक्शन. So we will continue it. Before starting the cell, I am going to explain you two basic terminologies which you have already listened a lot whenever you study about the cell: prokaryotic and eukaryotic cell, right? Prokaryote, pro mean before and eu mean after. ये after के वर्ड में भी कह सकते हैं, easily या well formed कह सकते हैं आप. तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता. ऑलरेडी स्टडीज न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो जब सेल ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? ट्रू न्यूक्लियस ना होने का मकसद ये है कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस के गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होगी उसमें, तो इरेगुलर इन शेप के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होता है. That's why these cells are called prokaryotic cell. कैरियन वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, प्रो मीन बिफोर. वो सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं. और जिनमें कंप्लीट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज़ हैं तो उनके गिर्द एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है, सेल प्रॉपर मेम्ब्रेन में कवर है. तो तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अगर मौजूद हैं तो वो क्या सेल्स कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स. अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट हैं और प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या सेल कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स. और अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है तो वो क्या सेल्स कहलाएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स. सेल को स्टडी हम करते हैं तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने कहाँ डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक पीस लिया था और उस पीस के अंदर उसे हॉलो चैम्बर्स नजर आए थे. यू कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट होम. अगर कॉर्क का पीस आप स्लाइस फॉर्म में कट करें, इस लेमन स्लाइस कट करते हैं तो आपको उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने में प्रॉपर होल शेप चैम्बर नजर आ रहे होते हैं. उस एक चैम्बर को उसने सेल का नाम दिया था. फिर जब उसने प्लांट सेल्स ऑब्जर्व किए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल ऑब्जर्व किया, अनियन सेल है उसमें भी उसको उसी तरह के चैम्बर नजर आए, इसी तरह से उसको भी सेल का नाम दे दिया गया. रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था जिसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कह रहे होते हैं. लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो सेल थ्योरी है वो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है, जो कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज की थी, शील्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो. शील्डन का कहना था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. शॉन का कहना था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तकरीबन दोनों चीज़ें सेम हो गई. तमाम हम जब कहते हैं हम ये कहते हैं प्लांट्स एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट. जबकि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था सेल्स कम्स फ्रॉम सेल्स. इट्स मीन कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके डॉटर सेल्स होते हैं वो भी तो सेल्स ही कहलाते हैं ना. तो सेल्स से ही फॉर्म हो रहे होते हैं. सेल थ्योरी वॉज कलेक्टिवली प्रपोज बाय शील्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो. जो पोस्टुलेट थे उसके क्या थे? द फंडामेंटल पॉइंट्स क्या थे? द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ अ लाइफ. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स. 1 सेल पे कंसिस्ट करेगा कोई ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर. एक से ज़्यादा सेल पे डिपेंड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर सेल्स. न्यू सेल्स कैन अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए बेटा कि न्यू सेल्स कहीं से जनरेट नहीं हो रहे, खुद ब खुद फॉर्म नहीं हो रहे, बल्कि एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म हो रहा है. यानी मदर सेल से डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे होता है. इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. क्लियर? नाउ सेल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन कहते हैं लेयर को, या आउटर लेयर या आउटर कवरिंग के लिए मेम्ब्रेन कवर या झिल्ली जैसे उर्दू में कहते हैं उसके लिए यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये सेल को कवर करती है इसलिए क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसलिए कि सेल के अंदर का लिक्विड क्या होता है? प्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा है इसको, इसलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की जब बात हम करते हैं, वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर कर रही है इसलिए सेल मेम्ब्रेन कह रही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल खुद का स्ट्रक्चर, सेल्फ स्ट्रक्चर इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. फर्स्ट टाइम दिस स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होता है. उस मॉडल को उन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड लिक्विड के लिए यूज हो रहा है. मोज़ेक किसे कह रहे हैं? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मोज़ेक वर्क. मोज़ेक वर्क क्या होता है?
मोज़ेक कहते हैं जब बहुत सारे डिफरेंट तरह के पीसेस को कंबाइन करके कोई नया पैटर्न जनरेट कर दिया जाए, उसे हम मोज़ेक कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारी जो हेरिटेज है उसमें देखें पुरानी बिल्डिंग्स के लिए मसाजिद जो हैं उनके अंदर शीशों का काम किया जाता है। उनकी विंडोज़ में बहुत सारे शीशों के टुकड़ों को जोड़ के एक पैटर्न जनरेट किया जाता है। दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड मोज़ेक। सिंगर निकोलसन ने इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा था वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसको देख लें इसमें है क्या। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ पे मैंने आपके सामने ही पूरे मॉडल की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। यहाँ जहाँ अगर मेरा पॉइंटर आप देख रहे हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है जो इसको कवर कर रही है। इसके अंदर फ्लूइड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर क्या है बेटा, ये आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है और ये अपर एंड पे भी है और लोअर एंड पे भी है। तो ये लिपिड्स हैं, उनकी 2 लेयर्स क्योंकि हैं इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको लिपिड बाइलेयर्स। और ये जो पिंक कलर के आपको कुछ मतलब आउटर इनसाइड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट शेप में, ये हैं प्रोटीन्स। लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स कंबाइन टू फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे इसे मोज़ेक क्यों कहा गया, क्योंकि लिपिड बाइलेयर का तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि एक आउटर लेयर जा रही है ये और एक ही इनर लेयर जा रही है, ठीक है। दोनों मिला के लिपिड बाइलेयर बना रहे हैं। लेकिन प्रोटीन को अगर आप देखें, प्रोटीन कहीं पे प्रॉपरली इनसाइड है, कहीं आउटसाइड है, कहीं सीन हो रही है और कहीं नहीं सीन हो रही है। प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर एज अ मोज़ेक स्ट्रक्चर पैटर्न जनरेट कर रही है, मोज़ेक पैटर्न जनरेट कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। या उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको डिफाइन किया कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ लिपिड बाइलेयर जस्ट लाइक अ आइसबर्ग। आइसबर्ग्स आप लोगों ने देखे, बर्फ़ के टुकड़े जब ग्लेशियर्स टूटते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो समंदर के बीच में कहीं जाके जगह जगह पे मौजूद होते हैं तो वो आइसबर्ग्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिजेम्बलेंस दी गई है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द लिपिड बाइलेयर जस्ट लाइक अ आइसबर्ग। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज टर्म्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि मोज़ेक का वर्ड क्यों यूज़ किया गया था, क्यों किया गया है और आइसबर्ग से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। अरेंजमेंट की जहाँ बात करते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स जो होती है वो इंट्रिंसिक होती हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक जो इनसाइड होंगी, एक्स मतलब आउटसाइड है, जो बाहर की तरफ नज़र आ रही होती हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती हैं। उनको इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन भी कह रहे होते हैं। क्लियर बेटा। Now we are moving toward the cell wall. Cell wall is a characteristic feature which is present in plants only, right? यानी अगर जब हम प्लांट्स और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करने जाते हैं, सबसे पहला डिफरेंस ही हम ये बताते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारी सेल्स अगर स्टडी किए जाएंगे तो हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, जैसे वैसे किस में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनती है। सम टाइम कुछ अदर काइटिन और पेक्टिन वगैरह भी सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सेल वॉल का असल काम क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस प्रोवाइड करना प्लांट्स को। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ अ 3 लेयर, primary wall, secondary wall and middle lamella. Primary wall present inside, secondary wall present outside, or in between the primary and secondary wall the liquid is present which is called middle lamella. इसके अलावा सेल वॉल के अंदर डिफरेंट पोर्स पाए जा रहे होते हैं जो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्पफुल होते हैं। जब मॉलिक्यूल एक सेल दूसरे सेल मूव करते हैं तो ये इन्हीं पोर्स के जरिए मूव कर रहे होते हैं। क्लियर। ओके, मेन डिफरेंस हमने प्लांट और एनिमल सेल को डिस्कस किया। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन पहले हम लोग जो है सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करते हैं, उसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड है। वी विल डिस्कस ईच वन स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। कंट्रोल सेंटर क्यों कह रहे हैं कि तमाम एक्टिविटीज़ जो भी हो रही होती हैं सेल के अंदर वो इससे ही कंट्रोल हो रही होती है। न्यूक्लियस का काम को कंट्रोल करना होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहला रही है, न्यूक्लियर envelope. Inside the nucleus a rounded body is present which is called nucleus और thread like structure is present which is called chromatin. chromatin क्या कर रहे होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो यही chromatin क्या बनाते हैं, सोम्स को डेवलप करने का काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था
और जो मेन ऑर्गेनल्स है उसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मेन डिफरेंस क्या था। प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर के गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी, न्यूक्लियस में ये किस सेल का न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियर के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो स्कैटर्ड फॉर्म में उनका न्यूक्लियर मटेरियल सेल में मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी न्यूक्लियस तो इसके साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या कहला रहे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो में डिवाइड करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद होते हैं, लाइक यू कैन सी हेयर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अगर मौजूद हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ क्लियर बेटा। फंक्शन की जब बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस है, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है उनका फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जबकि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये लिपिड सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं, राइट। The next organelle is mitochondria. Mitochondria is also called powerhouse of the cell. क्यों कह रहे हैं powerhouse of the cell? powerhouse क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ATP फॉर्मेशन का काम, ATP is a form of energy, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है, inside the mitochondria. That's why it is called powerhouse of the cell. स्ट्रक्चर की जब इसकी बात करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन अगर देखें, इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी फोल्डेड है। ये आपको ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रस्टी कहलाता है। और इनसाइड द क्रस्टी अ लिक्विड और मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। इनसाइड द क्रस्टी अ लिक्विड इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी ब्लू कलर से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को शो किया है और लाइट ब्राउन कलर से क्रस्टी को शो किया। ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन उसकी शेप को फॉर्म कर रही होती है। मेन काम है इसका अच्छा साइट ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। गोल्जी एपिटस के लिए डिक्टायोसोम्स भी यूज हो रहा होता है, राइट। तो अगर ये वर्ड यूज हो तो भी आप समझ जाएं कि गोल्जी एपिटस को ही कह रहे हैं। गोल्जी एपिटस आर थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड यूजुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड पे ही होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्वेलन आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं। मतलब जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के जो एंड्स होते हैं वो स्वेलन होते हैं। और यहाँ पे इसका फंक्शन मेन क्या है, टू फॉर्म द लाइसोसोम्स, यानी लाइसोसोम की फॉर्मेशन का काम इन पे हो रहा होता है। गोल्जी एपिटस को फर्स्ट टाइम जो है कैमेलो गोल्जी, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी एपिटस पड़ा था, राइट। लाइसोसोम्स आर द इरेगुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि गोल्जी एपिटस का फंक्शन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज के अंदर। इसके अलावा इन्हें हम सुसाइडल सैक्स भी कह रहे हैं। सुसाइड खुदकुशी करने को कहते हैं। आप कह रहे होंगे ये नाम कहाँ से आ गया अचानक सुसाइड का। सुसाइडल सैक क्यों कहते हैं, इसलिए कह रहे होते हैं, यानी लाइसोसोम जब एंजाइम सिक्रीट करते हैं तो जब वो खत्म हो जाता है तो अपनी ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सुसाइडल सैक्स, राइट। Next one is ribosomes. Ribosomes are the small structures we have already discussed. These are present on the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum को ribosomes के होने की वजह से हम क्या कह रहे थे, rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, जो कि सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। वैक्यूल्स, ओके, वैक्यूल्स आर द नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड। अच्छा, वैक्यूल डिफरेंट शेप में हो सकता है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज है इसकी। वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, राइट। और इनसाइड द वैक्यूल सेल सैप इज प्रेजेंट। प्लांट्स और एनिमल सेल्स के वैक्यूल का फर्क ये होता है कि प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे हो जाता है, जबकि एनिमल्स में जो है वैक्यूल साइड पे होता है। वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म एंड स्टोरेज। Plastids are typically related with the plant. यानी हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स एनिमल्स में तो नहीं होते, इसलिए कि एनिमल में पिगमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्लांट में पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसको अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए भी वही पिगमेंट्स रिक्वायर होते हैं। इसलिए प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जा रहे होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वाइट या कलरलेस के लिए यूज हो रहा है, क्लोरो ग्रीन के लिए यूज हो रहा है, क्रोमो कलरफुल, ग्रीन और वाइट के अलावा कोई भी कलर हो सकता है, कलर्स के लिए यूज हो रहा है।
न्यूक्लियोप्लास्ट और प्लास्टिड दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। अगर प्लांट की बॉडी को इमेजिन करें इसी वीडियो को देखते हुए तो आप देखेंगे प्लांट की बॉडी में कलरलेस स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रूट्स होती हैं, रूट्स का कोई कलर नहीं होता। तो ये प्लास्टिड्स कहाँ होंगे, रूट्स में। इस तरह क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो स्टैंड फॉर ग्रीन, तो ये ग्रीन पिगमेंट रखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ प्लांट फूड मटेरियल, राइट। प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करता है और किसके, फोटोसिंथेसिस के जरिए। इसके अंदर क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है किसने पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। सो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होंगे। तब आप खुद इमेजिन करें कि लीव्स में, स्टेम में, जो भी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वहाँ पे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। नेक्स्ट में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रिप्रेजेंट द कलर्स ऑफ द प्लांट ना। तो कलरफुल पार्ट फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लास्टिड होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। डिफरेंट कलर के होते हैं ये और डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। होप सो बेटा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपने अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी इसके लिहाज से आपके पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इट। थैंक यू सो मच।